26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संविधान सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। कर्तव्य काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि
हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। विश्व पटल पर इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी मान्य सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के 75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाए, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। और अब मेरा विनम्र आग्रह है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप विशिष्ट सभा को संबोधित करें। Honorable President, Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Deputy Chairman Rajya Sabha, Leader of the House in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs, distinguished members of Parliament and fellow citizens. This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. Honorable members, this is an occasion to reflect on our Constitution's core values and reaffirm our dedication to its guiding principles. This masterpiece is a tribute to the profound foresight and unwavering dedication of founding fathers of our Constitution, who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding. Honorable members, in contemporaneous times, with decorum and discipline cliffhanging in parliamentary discourse, this day we need to resolve by reiterating pristine glory of our Constituent Assembly embellished functioning. Disturbance as a strategy threatens democratic institutions. Time to restore sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate, and meaningful discussion to serve our people effectively. The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts
more than external threat, endanger democracy. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion. Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam affords constitutional assurance to 1/3 women representation in parliament and state legislatures and showcases our constitutional adaptability to create a just and equitable society. This example of the money illustrates how affirmative policies, transparent and accountable governance have helped citizens achieve their aspirations. Honorable members, India's constitution stands unique as the world's longest and only illustrated constitution, featuring artwork that depicts 5,000 years of our civilizational journey. Our constitution ingeniously establishes democracy's three pillars: the legislature, the executive, and the judiciary, each with defined role. Democracy is best nurtured with its constitutional institutions being in sync, tandem, and togetherness, adhering to their jurisdictional area. In functioning of these organs of the state, domain exclusivity is quintessence to making optimal contributions in steering Bharat towards unprecedented heights of prosperity and equity. Honorable members, evolution of a structured interactive mechanism amongst those at the helm of these institutions would bring greater convergence in serving the nation. It is constitutional ordainment that the Parliament, after shaping legislation, must also ensure legislation trajectory in right direction. As guardians of democracy, we bear the sacred duty to honor our citizens' rights, aspirations, and ceaselessly pursue their dreams by making optimal contributions inspired by national welfare and public interest. It is for this that June 25 is now set to be celebrated every year, reminding us of the emergency, the darkest period when fundamental rights of citizens were suspended, people were detained without any reason, and civil rights were violated. Honorable members, all citizens, particularly members of Parliament, must amplify our nation's resonance on the world stage. May this honored chamber resonate with democratic wisdom, maintaining the bond between citizens and their elected representatives. As we commemorate the 75th anniversary, let us commit to building a more vital collective consciousness of our Constitution that binds us as people and promotes progressive nation building ideas while shielding us from the consequences of sectarian perspectives. Honorable members, I seek to refer in conclusion Dr. Ambedkar's reflection in his last address in the Constituent Assembly on November 25, 1949, in this hallowed theatre. I quote,
What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creeds, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above the country? Honorable members, Dr. Ambedkar further exhorts, I quote, "I do not know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood." Unquote. Honorable members, I too conclude on this note with appeal to heed wise counsel emanating from the father of the Indian Constitution. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान की महिमा और उसकी लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है। अब मेरा सादर अनुरोध माननीय राष्ट्रपति जी से कि इस शुभ अवसर पर आप एक विशेष स्मारक सिक्का इसका विमोचन करने की कृपा करें। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अंकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, किस तरह से आप देखते हैं आज की दिन की इंपॉर्टेंस जो है वो आपके हिसाब से कितनी है? प्रधानमंत्री ने संविधान को देश के हर निवासी के लिए गाइडिंग लाइट बताया और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नहीं, यकीनन समीर, भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है जिसके आधार पे हमारी सत्ता चलती है, शासन प्रशासन चलता है। और ये हमारा संविधान जो है सबको एक तो बराबरी का हक देता है, बराबरी का दर्जा देता है। और उसके प्रस्तावना में ही लिखते हैं हम कि हम भारत के लोग, उसमें कोई हम भारत के लोग में हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम ब्राह्मण लोग, हम दलित लोग नहीं होता है, हम भारत के लोग होता है। और ये उसके पहले जो होता था कि राजा रानी जो है के पेट से पैदा होते थे, लेकिन उसके बाद जब संविधान लागू हुआ तो लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र को हमने अपनाया और फिर मतपेटियों से आज ईवीएम से हमारे शासक निकल करके आते हैं। सबसे बड़ी बात यही है। और उसी संविधान ने आज हमारे भारतीय संसदीय लोकतंत्र को हमको बांध करके रखा हुआ है। हालांकि उस पर भी कई बार प्रहार होते हैं, कई बार लगता है कि अब इसमें भी कुछ गड़बड़ी होने की आशंका बढ़ रही है, लेकिन चूँकि लोकतंत्र हमारा इतना मजबूत है कि अभी भी उस पर हम लोग कायम हैं। जी बिल्कुल। और अब समीर, फिलहाल ये तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां संविधान के 75 साल पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट जारी की गई है। हालांकि थोड़ी देर में राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। अक्कू जी, आपका व्यू इसी को देखते हुए, आज के दिन के इस महत्व को समझाते हुए? निश्चित रूप से आज हमारे लिए गौरवशाली क्षण हैं और ख़ास तौर से लिए कि आज हमने संविधान को अपनाया था। लेकिन संविधान के नाम पर कभी कभी जो राजनीतिक दृश्य चलते हैं वो बहुत क्षोभ करते हैं।
संविधान में जिस तरीके से हम सबको संसदीय लोकतंत्र को लेकर के धर्मनिरपेक्षता के शब्द को लेकर कभी उसे जोड़ा जाता है, कभी उसे हटाने की पहल की जाती है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई किसी को कोई ज़रूरत होती है। आप ना ही इससे धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और ना ही भगवान राम की तस्वीर उसमें लाने पे भगवान राम को बहुत का आभा मंडल बढ़ेगा और ना ही उसमें कुछ और होना है। सिर्फ राजनीतिक जरूर लाभ हो सकते हैं, हानि हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो समानता का अधिकार है वो आज भी हम सब लोग मिलने के लिए तरस रहे हैं और इसके लिए हमारी राजनीतिक प्रणाली जो है वो दोषी है। और अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो समाजवाद, समानता, ये सब बात करना बेमानी हो जाएगा। आज नहीं तो आज से 10-20 साल बाद बेमानी हो जाएगा। आज जब देश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो 40% एक संपत्ति जो है वो 1% के पास है, तो ये हमें बहुत, आज का दिन ये हमें सोचने के लिए विवश करता है कि हम कैसे आगे के 25 साल करें ताकि जो हमारा संसदीय लोकतंत्र है जो इतना मजबूत है, जो लोकतंत्र जिसकी हमारे पूरे विश्व में चर्चाएं हैं, वो सचमुच आम आदमी को एक बड़ी राहत दे सके, एक न्याय दे सके। सिर्फ फ्री की राजनीति करने से, जो छोटी पार्टी से लेके बड़ी पार्टियां तक कर रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा हल नहीं होगा, बल्कि उनको जो मूलभूत अधिकार हैं वो दिए जाएं, उनसे उस तरीके से उम्मीद की जाए कि वो अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी वहन कर सकें। बिल्कुल, और जिन बातों का आपने जिक्र किया निश्चित तौर पर अकू जी वो बहुत अहम है। एक बार फिर संसद भवन अपने दर्शकों को लिए चलते हैं और वहां से आ रही तस्वीरों पर गौर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर। फिलहाल इस बारे में आपको बता दें, ये संविधान के 75 साल पूरे होने पर सिक्का और डाक टिकट तो जारी की गई है, लेकिन संसद की आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, अब ये मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ ग्लिम्स और ग्लोरियस जर्नी नाम की 2 पुस्तक जारी की गई हैं और संविधान की कला की एक यहाँ बुकलेट भी जारी की जा रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति का अब संबोधन। और जयशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं और हाल ही में एक याचिका डाली गई थी जयशंकर जी सुप्रीम कोर्ट में कि जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है, समाजवाद वर्ड है, इससे हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और आज संविधान दिवस के मौके पर सीजेआई संजीव खन्ना का एक बयान मैं देख रहा था। उन्होंने कहा है कि संविधान जो है हमारा वो जीवन जीने का एक तरीका है, यानी एक तरह की वे ऑफ लाइफ है, जिसके अनुसार हम सभी भारतवासियों को जीवन जीना है। ये बयान जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट और ये बताता है कि हम सबकी जिंदगी में संविधान के मायने क्या हैं। हाँ, यकीनन आप सही कह रहे हैं समीर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी हमारे मित्र अकू श्रीवास्तव भी कह रहे थे, सो संविधान के साथ जो छेड़छाड़ की बातें होती हैं, जब कभी हो जाता कि इसके पंथ निरपेक्ष होगा कि धर्म निरपेक्ष होगा, कि भाई साफ साफ है, जब हम भारत के लोग कहा जा रहा है और कहा जा कि हम संविधान के सामने सब कोई एक बराबर होगा, तो चाहे वो धर्म के मामले में हो चाहे किसी और मामले में हो, सभी को बराबरी का दर्जा मिलेगा, तो इसमें फिर अलग बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जैसे लोकसभा के पिछले चुनाव के समय एक बड़ा स्वर उभर करके आया था कि हमको 400 सीटें चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। क्यों बदलना चाहते हैं भाई? संविधान में क्या कमी है? आज आप उसी संविधान का संविधान दिवस मना रहे हैं, आज कर रहे हैं ना। लेकिन अब उस समय चूंकि केंद्र सरकार में एक मंत्री अनंत हेगड़े जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने कहा कि साहब हम इसलिए चाहते हैं 400 सीटें क्योंकि हमको संविधान बदलना है, और उस समय चूंकि शासक दल के नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला। अब चुनाव जब उतनी अपेक्षाकृत नहीं मिली, योजना ये थी कि चूंकि जब इस साल जो है 100 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो उस समय हम हिंदू राष्ट्र के रूप में एक परिकल्पना को साकार करके देंगे। अगर भाजपा को 350 से अधिक सीटें मिलती तो शायद ये लोग उस दिशा में आगे बढ़ते। श्री जगत प्रसाद नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी,
लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। श्री जगत प्रसाद नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूँगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को
अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को शोर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाए गए, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम नागरिक को फूलते फलते समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है। माननीय संसदगण, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का ये दायित्व है कि वे सामान्य लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से जौन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को के रूप में किया गया है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा बल्क आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके सांसदों ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है। ऐसे अनेक अधिनियमों को पारित करने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। देश में बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। समग्र और समावेशी विकास के ऐसे अनेक प्रयास हमारे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से देश की न्यायपालिका हमारे न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। न्यायपालिका विचाराधीन कैदियों को और जेल सुधार के विषयों पर भी कार्यरत है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ विस्तृत होता रहा है। अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश प्रति जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। माननीय सांसदगण,
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, समाज में समरसता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं। हम विश्व समुदाय में उपलब्ध अच्छे विचारों विनम्रता के साथ आत्मसात करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। देश की जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट विचारों और पद्धतियों को अपनाने की इसी भावना का उदाहरण हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों ने हमें एक प्रेरणादायक संविधान दिया जो अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श साबित हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष और मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1949 में आज ही के दिन अपने भाषण में एक विचार व्यक्त किया था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसका संचालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कई चीज़ें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती उनका संचालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। उन्होंने ये अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारा देश आवश्यक सामर्थ्य अर्जित करेगा और समुचित परंपराएं विकसित की जाएगी। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराया चाहिए। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे संविधान दिवस के समारोह से हमारे युवाओं में देश के बुनियादी दस्तावेज यानी संविधान के विषय में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ें। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष